नमस्कार, इस डब्ल्यू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं फजलुल मुबीन। बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। सभी पार्टियां और सभी गठबंधन अपने अपने जीत का दावा कर रही हैं। हालांकि अभी 2 चरण का मतदान ही हुआ है और अंतिम चरण का मतदान बाकी है। एक ऐसी पार्टी है जिसका ना तो किसी पार्टी के साथ गठबंधन है और ना ही वो पूरे विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है, मगर सरकार बनाने की दावा कर रही है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ लोक जनशक्ति पार्टी की। और अभी इस वक्त मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जमुई के सांसद चिराग पासवान जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सर, रामविलास पासवान जी जो थे, वो उनके बारे में कहा जाता है कि हम लोग जब न्यूज़ कवरेज कर रहे थे और उनके अंतिम संस्कार के टाइम में, तो वो काफ़ी लोगों से जुड़े हुए थे और हर लोगों के साथ, किसी के साथ उन्होंने डिनर किया था, किसी के साथ नाश्ता किया था और काफ़ी लोगों के साथ उनका जुड़ाव था। जी। और देश के सभी नेता उनको अपना बड़ा मानते थे और वो एक दिग्गज लीडर थे। आप अपने पिता की उस विरासत को कैसे संभालेंगे? देखिए, पापा ही मुझे इतना तैयार करके गए हैं और मैं मानता हूँ कि अभी भी वो मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, तभी अकेला रणभूमि में उतर भी पाया हूँ। ठीक है, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में बोला, एक लोजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो अकेले एक झंडे, एक संविधान, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ हम लोग रणभूमि में उतरे हुए हैं। बाकी जितने भी दल हैं, कोई 3-3 अलायंसेस, कोई 4, कोई 5 अलायंस, इस तरीके से सब गठबंधन बनाकर, और जो 2 प्रमुख गठबंधन है, महागठबंधन बोलें या एनडीए बोलें, तो दोनों 4-4 दलों के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ये पापा का ही सिखाया हुआ है। अपने आखिरी दिनों में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर उन्होंने घंटों मेरे साथ बैठकर, महीनों तक उन्होंने चीज़ों को डिस्कस किया था, कैसे क्या स्ट्रैटेजी, पूरी रणनीति तो उन्होंने बैठ के उन्होंने तैयार करी थी मेरे साथ। तो बहरहाल, जैसा मैंने कहा कि वही शक्ति देते हैं, वही ताकत देते हैं कि अकेला रणभूमि में हूँ। सर, रामविलास पासवान जी अब नहीं हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार जब से वो बीमार चल रहे थे, उसी समय से लगातार आपको कभी नाबालिग बोलकर, कभी बच्चा बोलकर, कभी अनुभव का न होना बोलकर लगातार आपको कहीं ना कहीं छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और जो एक दलित वोट बैंक है जिस पर रामविलास जी का मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रिप था, पकड़ था, उस वोट बैंक पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ही कर रहे हैं, संभव तो हो नहीं पाएंगे। बहरहाल, ये वोट बैंक की राजनीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते हैं, मैं कभी और ना ही पापा ने कभी वोट बैंक की हम लोगों ने राजनीति की। ईमानदारी की बात मैं बोलूँ, मेरे लिए बिहार में अगर कोई एक जाति है तो सिर्फ और सिर्फ गरीबी की जाति है। और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मज़हब के लोग हैं। जब तक आप हर गरीब व्यक्ति के हाथ को काम, हर गरीब व्यक्ति के हाथ को रोज़गार नहीं देंगे, उसको जब तक आप इतना सक्षम नहीं बनाएंगे कि वो खुद कमा कर खाने के लायक बने, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप बिहार में समुचित विकास आप कर सकते हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ज़रूर वोट बैंक की राजनीति वो करते रहे हैं, तभी दलितों के लिए वो घोषणा ऐसी ऐसी करते हैं कि अगर उनके घर में कोई हत्या होगी तभी उसको सरकारी नौकरी का उसको लाभ मिलेगा। ये किस तरीके की सोच है 21वीं सदी में, मेरी समझ के परे है। बहरहाल, इससे पहले भी उन्होंने कई माह दलितों के लिए योजनाएं की घोषणा की थी, 3 डिसमिल ज़मीन और विभिन्न तरीके के और वादे, जिसमें से वो आज तक कभी कोई पूरा कर नहीं पाए। तो वोट बैंक की राजनीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते हैं। जैसा मैंने कहा, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ आज की तारीख में, और मैं जात पात धर्म मज़हब में, जो मेरी टैगलाइन भी है, ना जात ना धर्म, करे सबकी बात, जात ना पात, करे सबकी बात, तो मेरी टैगलाइन भी यही है। मैं बहुत ज़्यादा जात पात पे मैं मानता नहीं हूँ। मेरा मानना है कि आप हर गरीब जाति को, जो पंक्ति में, जो आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, जब तक उसके पास जब तक सुविधाएं नहीं पहुँचेंगी तब तक बिहार विकसित नहीं हो सकता। पापा की भी यही सोच थी, इसी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर, आखिर किस बात की चिढ़ है कि लगातार आप नीतीश कुमार जी पर हमला करते आ रहे हैं और लगातार उनको आपसे लेकर के टकरा रहे हैं? चिढ़ नहीं है, नाराज़गी बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत है उनके प्रति। और ये मेरा ही नहीं है, 12 करोड़ बिहार वासियों का है। 12 करोड़ बिहारी उनसे दुखी हैं, उनसे नाराज़ हैं, उनसे आक्रोशित हैं, और ये आक्रोश गाए बगाए उन्हीं के मंच पर उनको देखने को भी उनको मिलता है। बहरहाल, मेरी सबसे बड़ी नाराज़गी का कारण ये रहा, दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, कोई बम्बई का लड़का बिहार आता हो रोज़गार के लिए। सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। बुज़ुर्गों को देखता हूँ दिल्ली में एम्स के सामने दिनों दिन तक लाइन लगा कर खड़े रहते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए। परिवर्तन क्या हुआ?
15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, 15 साल से क्या चीज़ ऐसी बदली? आप जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे 2015 में, आपने खुद जंगल राज के साथ अपने हाथ में मिलाकर आपने सरकार बना ली और आज पुनः उसी जंगल राज को आप कोस रहे हैं। आपने बिहार के लिए क्या किया? आज मैं कोई जोशी नहीं हूँ, पर मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अगले साल जून जुलाई अगस्त बरसात के महीने में पुनः बिहार में बाढ़ आएगी। आपने क्या किया 15 साल में कि बिहार में बाढ़ या तो नहीं आई या उसका प्रभाव कम हो? आप कोई एक आप अपनी उपलब्धि बता दें जिसकी वजह से कि पलायन रुका हो। आपने तो हाथ ही खड़े कर दिया कि भैया कारखाने हम बिहार में हम खोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि लैंडलॉक्ड है, समुंदर का किनारा नहीं है। तो भैया समुंदर का किनारा तो पंजाब में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है। पर अगर वहाँ पर जाकर अगर बिहारी काम कर सकता है तो बिहार में कारखाने क्यों नहीं खुल सकते? आज की तारीख में भी क्यों ज़रूरत पड़ती है भैया मेरे बच्चों को कोटा जाके पढ़ाई करने की? वहाँ पर पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पर बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। दिल्ली में बच्चे जाते हैं, मुखर्जी नगर जाते हैं पढ़ने के लिए, जॉब्स के लिए, आईटी सेक्टर्स क्यों नहीं? लास्ट टाइम मुझे नहीं याद कि मेरे मुख्यमंत्री ने कब यहाँ पर बिहार में आईटी इन्वेस्टर समिट बुलवाया। इन्वेस्टर समिट बुलवाएं, यहाँ पर उनको एक सिंगल विंडो क्लियरेंस दे। ये तमाम बातें मैं मुख्यमंत्री के सामने जब बैठ के मैंने जब उनसे चर्चा की तो उस वक्त बोलते हैं कि नहीं, ये ठाकुर ब्राह्मण हम लोग का वोट बैंक है, तो ये दलित महादलित ऐसे हो जाएगा। तो ये भाई क्यों आप सिर्फ जातियों से आप बाहर नहीं निकल सकते? मुख्यमंत्री होने के नाते सर समाज को साथ लेकर चलने की आपकी जिम्मेदारी है। पर ऐसे में जब आप वोट बैंक बनाने लगते हैं, और ये नाराज़गी इसी बात से है कि मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी वोट बैंक की उन्होंने राजनीति की, नीतीश कुमार जी ने सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति की, और जिस तरीके से बिहार को उन्होंने लूटा, 7 निश्चय बिहार की इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार घोटाले की योजना है। और इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसकी जांच की शुरुआत जिस तरीके से आयकर विभाग ने शुरू की है, नल जल, और उसमें नकदी भी बरामद होने लगी है। सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना, और एक और जो सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना वो बाढ़। भाई ये पहला ऐसा प्रदेश होगा और ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो कि साल दर साल बाढ़ राहत के नाम पर निकासी पैसा निकालते कहाँ जाता है भैया वो पैसा? तटबंध आप देखें, एक बरसात में टूट जाते हैं, फिर वापस बैक टू स्क्वायर वन। तो ये सारा पैसा जाता कहाँ है? ये बात का जवाब दें। और जब ये जवाब आपके पास नहीं है, मैं तो बार बार मैंने पूछा कि मुख्यमंत्री एक उपलब्धि बता दें अपनी पिछले 5 साल की, एक उपलब्धि, एक नहीं वो गिना पाए। अगले 5 साल का कोई एक रोड मैप बता दें जिसकी वजह से बिहार में पलायन रुके, या रोज़गार बढ़े, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, या फिर अगले साल बाढ़ से लोगों का के ऊपर जो प्रभाव होना है वो कम हो। कोई एक चीज़ तो बताएं मुख्यमंत्री। सर, ये कहा जा रहा है बार बार कि नीतीश, आपने एक ये लगाया था कि हम अगर सरकार में आते हैं तो नीतीश कुमार जी को जेल भेजेंगे। ये आपका अपना फैसला है या बीजेपी की तरफ से ये इशारा है? देखिए, किसी की तरफ से इशारा नहीं है। मैं इस बात को मैं मानता हूँ कि जब कोई इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की योजना, घोटाला, 7 निश्चय जैसा घोटाला अगर आपके प्रदेश में होता है तो आप मुख्यमंत्री रहते हुए आपको इसकी जानकारी नहीं हो, मैं नहीं मानता। आपकी नाक के नीचे आप किसी भी बिहारी से जाके पूछे ना, बताएगा कि भैया नली गली में 40% कमीशन ले रहे हैं, उसमें 50% कमीशन ले रहे हैं। जब हर बिहारी, एक आम बिहारी को इस बात की जानकारी है तो आपको इस बात की जानकारी कैसे नहीं हो सकती है? तो डेफिनेटली यस, अगर मुख्यमंत्री को जानकारी है तो भी आप उतने ही दोषी हैं। इस जानकारी को आपने छुपाया तो भी आप उतने ही दोषी हैं। और अगर इसमें आपकी मिलीभगत है, इसमें भ्रष्टाचार का कमीशन का पैसा अगर आपकी जेब में सीधा जाता है, तब तो आपको जेल जाना सुनिश्चित है। सर, लगातार आप नीतीश कुमार जी पर हमला करते आ रहे हैं, हालांकि तेजस्वी यादव पर आपने उतना हमलावर नहीं हुए हैं। और तेजस्वी यादव जो हैं, आपके एक सांसद हैं महबूब अली खैसर, उनके बेटे यूसुफ सलाहुद्दीन को तेजस्वी यादव ने टिकट दिया है, उस पर भी आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है? देखिए, वो कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ता है उनका व्यक्तिगत मामला है। बट हाँ, जहाँ तक रही बात महबूब अली कैसर साहब की, वो हमारी पार्टी के पुराने सदस्य रहे हैं। 2014 से भी वही सांसद थे और अभी भी वही सांसद हैं और पार्टी के प्रति समर्पित हैं। उनके बेटे ने क्या निर्णय लिया, नहीं लिया, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जहाँ तक रही बात तेजस्वी के ऊपर, मैं तो निरंतर अपने हर भाषण में मैं बोलता ही हूँ कि 30 साल का हिसाब इस बार बिहार की जनता को चुकाना है। 15 साल उसमें से जंगल राज के रहे और उसके 15 साल कुशासन राज के रहे। अगर मेरे तेजस्वी के ऊपर कम बोलने के ये मायने लगाए जा रहे हैं कि मैं कल को महागठबंधन के साथ मिल जाऊंगा, मैं स्पष्ट कर दूं, लोक जनशक्ति पार्टी ने कभी भी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया। आज तक मैं स्पष्ट तौर से कहता रहा हूं कि अगला मुख्यमंत्री जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। और मैं संकल्पित हूँ कि प्रधानमंत्री जी की ही सोच वाला, विकास की सोच रखने वाला कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से ही मुख्यमंत्री बने। मेरे विधायकों का समर्थन सिर्फ उसी के लिए होगा, तेजस्वी के लिए या महागठबंधन के किसी भी व्यक्ति के लिए मेरे विधायकों का समर्थन कभी नहीं होगा। सर, 2005 में एक ऐसा समय आया था जब
रामविलास पासवान जी के हाथ में चाबी थी और ये कहा जाता था कि वो जिसको चाहते मुख्यमंत्री बनाते। उस समय उनकी एक ज़िद थी और ये थी कि कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आपके भाषण में या आपके अभी बात में मुसलमानों का कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि दूर दूर तक जिक्र नहीं है। मैं सीमांचल में जो मेरी सभाएं हो रही हैं जहाँ पे ज़्यादा जनाधार है, और मुझे देखिए हमारी पार्टी मुसलमानों के लिए कितनी समर्पित रही है या हम लोगों ने क्या किया है, मुझे नहीं लगता कि उसका उल्लेख करने की बात है। जो उदाहरण आपने दिया मुझे लगता है ये अपने में ही एक बहुत बड़ा पुख्ता उदाहरण है कि 2005 में हम लोगों ने अपनी पार्टी को ख़त्म कर दिया, पार्टी को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। पर हम लोगों ने सिद्धांतों के साथ हम लोगों ने कोई समझौता उस वक्त भी नहीं किया, और उसके बाद उस समाज को सांकेतिक तौर पर ही जो भी सम्मान देने की बात हो वो निरंतर पिताजी जिस भी मंत्रालय में रहे, प्रॉफिट साहब के जन्मदिन पर छुट्टी की घोषणा ये पिताजी द्वारा ही की गई थी, पापा के द्वारा ही की गई थी। और जैसा मैंने कहा कि मैं जाति या धर्म में बांधकर ना मैं लोगों को देखता हूँ, पापा ने भी कभी नहीं देखा था, और इसीलिए उनकी लोकप्रियता सर्व समाज में रही। और मैं भी उन्हीं का अंश हूँ, उन्हीं के संस्कार हैं, इसलिए मैं किसी को जाति के तौर पर देखूँ या किसी के लिए अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करूँ कि इनके लिए ये घोषणा कर देनी चाहिए तो ये मेरा वोट बैंक बन जाएगा, जैसे मैंने कहा मैं कभी नहीं करता। आज अगर मेरी लड़ाई बाढ़ के लिए है कि भैया बाढ़ का एक सोल्यूशन आना चाहिए, जो मैंने बिहारी फर्स्ट अपने मैनिफेस्टो में दिया कि नदियों को जोड़ने की योजना होनी चाहिए, कैनाल्स बनाए जाने चाहिए जो बाढ़ प्रभावित इलाकों से पानी को डाइवर्ट करके सुखाड़ प्रभावित इलाकों में लेकर जाए, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए या दलितों के लिए या हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए। आज अगर मैं पलायन रोकने की बात कर रहा हूँ तो भैया बिहार के बाहर जब लोग जाते हैं ना और उनको जब पीटा जाता है, उनको जब अपमानित किया जाता है, और जब बिहारी शब्द जो मैं बोलता हूँ गाली बना दिया गया, ए बिहारी जा रहा है, बिहारी जा रहा है, वो ये नहीं देखते कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, वो ये नहीं देखते कि आप अपर कास्ट हैं कि आप बैकवर्ड क्लास के हैं, वो ये नहीं देखते कि आप दलित हैं कि आप पिछड़ा वर्ग के हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि भैया बिहारी हैं इसीलिए आपको गाली दी जाती है, आपको अपमानित किया जाता है। मेरी लड़ाई उस बिहारी अस्मिता के लिए, उस बिहार के खोए हुए गौरव सम्मान के लिए। आपको ताजुब होगा जानकर, मैं हाल फिलहाल के दिनों में जब चुनाव में जब मैं कोई ओपन लेटर्स लिख रहा था, मैं ट्वीट लिखता था, मैं बिहारी शब्द में इस्तेमाल करता था। मेरे बैक ऑफिस के लोगों ने आगे मुझे टोका कि भैया बिहारी मत लिखिए, बिहार वासी कर देते हैं। क्यों? मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई पंजाब का व्यक्ति हो उसको पंजाबी कहलाने में शर्म आती हो, या कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति हो उसको मराठी कहलवाने में शर्म आती हो। बंगाल के लोग बोलते हैं कि भैया हम बंगाली हैं। ये बिहारी शब्द को किसने गाली बनाया? जो लोग यहाँ पे नेतृत्व में लाए उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है ना। तो इसीलिए जैसा आपने कहा, अगर वही करने लग जाऊँ कि मुसलमानों को खुश करने के लिए अपीजमेंट पॉलिटिक्स, हिंदुओं को खुश करने के लिए ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स, दलितों को खुश करने के लिए ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तो बाकी में मुझे फ़र्क क्या रहेगा? मेरी जो योजनाएं हैं, पलायन रोकना, सर्व समाज का रोकना, रोज़गार देना, सर्व समाज को देना, मेरी जो ये सोच है जिससे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, वह हर उस व्यक्ति के लिए जो पायदान पर, जो अंतिम पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ है, जो आज भी मूलभूत ज़रूरतों के अभाव से जूझ रहा है। सर, कुछ दिनों पहले आपका यहीं पर आप एक शूट कर रहे थे, शायद वो बिहारी फर्स्ट के लिए था। उस वीडियो को लेकर के काफ़ी जो जनता दल यूनाइटेड की मीडिया सेल है वो काफ़ी उछाली थी और ये कहा था कि ये देखो बेटा कैसा संस्कारी है, और कई तरह से आपके ऊपर कमेंट किए गए थे। देखिए, अब इसके ऊपर मैं क्या बोलूँ, राजनीति इतनी ओछी हो सकती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शूट तो मैं अभी भी कर रहा हूँ भाई, अब अभी भी, और अभी नहीं, मैं तो डे 1 से कर रहा हूँ। हमारे यहाँ बिहार में एक परंपरा है कि जो मुखाग्नि देने वाला जो लड़का है वो 10 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल सकता, और ये वही 10 दिन थे जब पहले चरण का चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका था। उस वक्त मेरे पास विकल्प क्या था? मैं घर से बाहर निकल नहीं सकता था, डिजिटल ही एक माध्यम था जिसके माध्यम से मैं प्रचार कर सकता था। बल्कि जनता दल यूनाइटेड के लोग शायद वो फुटेज खरीद नहीं पाए, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत डिजिटल रैलीज़ भी की थी, वर्चुअल रैलीज़ भी मैंने की थी। शायद ये लोग खरीद नहीं पाए वो फुटेजेस, नहीं तो इनको वो भी फुटेजेस दिखानी चाहिए थी जब मैं खड़ा होकर यहीं से मैं भाषण दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। जिस पर्टिकुलर शूट की बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली यस, बिहारी फर्स्ट उसका डिजिटल लॉन्च था, उसकी मैं शूटिंग कर रहा था। और इसमें मैं गलत क्या कर रहा था बताएं ना मुझे? मेरे पास विकल्प क्या था? पापा के निधन को अभी कुछ दिन हुए थे, और बल्कि ये तो उन्होंने 2 दिन के बाद का इन्होंने दिखाया। जिस दिन पापा का निधन हुआ है, अभी बॉडी भी उनकी घर पे नहीं आई थी, शाम को 6:05 के आसपास पापा का निधन हुआ, और रात में 12:30 पौने 1 बजे मैं पहले चरण के प्रत्याशियों की मैं सूची तैयार कर रहा था। 12 तारीख को आखिरी तारीख थी नॉमिनेशन की फर्स्ट फेज़ के लिए, 8 तारीख को पापा का निधन हुआ। आप मुझे बताइए, या तो मैं हाथ खड़े करके बैठ जाता कि नहीं अब पापा नहीं रहे, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, पार्टी के करोड़ों लोगों को मझधार में आधार में छोड़ देता, और या फिर पापा की दी हुई सीख या उन्हीं के अंतिम सपने को पूरा करने के लिए जी जान से मैं मेहनत करता। मैंने दूसरा रास्ता चुना, और मुझे कोई शर्म नहीं है कि ये दिखा रहे हैं कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, पापा के आशीर्वाद से ही कर रहा हूँ, उन्हीं के सामने कर रहा हूँ।
इनकी तरह या इन लोगों की तरह मैं कहीं जाके पार्टी तो नहीं कर रहा, या मैं दोस्तों के साथ बैठकर मैं हंसी मजाक तो नहीं कर रहा। पार्टी के लिए समर्पित होकर ही काम कर रहा हूँ और मुझे खुशी है, मुझे गर्व है, और उतना ही मुझे शर्म आती है इन लोगों पर। और मैं चाहूँगा, मैं 10 तारीख के बाद भी मैं देखना चाहूँगा कि जो लोग इन सारी चीज़ों पर सवाल उठा रहे थे, 10 तारीख को परिणामों के बाद भी क्या इनको इतनी चिंता होगी? नीतीश कुमार जी को आज इतनी चिंता है मेरे पिताजी को लेकर, उस वक्त नीतीश कुमार जी कहाँ थे जब पापा अस्पताल में थे? उस वक्त आप ही पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया था तो नीतीश कुमार जी का जवाब आया था, अच्छा वो अस्पताल में है, मुझे तो मालूम ही नहीं। और ये उस दिन की बात कर रहे हैं जब देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति मुझे 2 बार मुझे फ़ोन कर चुके थे। देश के प्रधानमंत्री मुझे हर रोज़ दिन में 2 बार मुझे फ़ोन करते थे उनका हालचाल जानने के लिए। मुख्यमंत्री जी का दिल्ली में अस्पताल में आकर उनको मिलना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने एक बार मुझे फ़ोन कर कर उनका हालचाल तक नहीं पूछा। और आज इनको इतनी चिंता हो रही है, आज ये अपने सहयोगियों से कहलवा रहे हैं कि अरे उनकी जांच की भी न्यायिक, उनकी मृत्यु की न्यायिक जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि उसमें सच्चाई क्या है, क्यों उनको मिलने से नहीं मिलने दिया गया। भाई कब आए थे आप मिलने, बताइए ना। और एक एक चीज़, अगर किसी को भी इस बात की शंका है, प्रधानमंत्री जी को फ़ोन करें और पूछें। डे 1 से आखिरी सांस तक प्रधानमंत्री जी ने भी सासाराम की सभा में यही बोला कि अपनी अंतिम सांस तक वो मेरे साथ थे। प्रधानमंत्री जी को उनकी अंतिम सांस तक उनकी जानकारी थी। तो अगर मुख्यमंत्री जी को इतनी चिंता है तो वो तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेने के लिए गाहे बगाए उनके साथ मन साझा कर ही रहे। तो जाकर पूछ लेना प्रधानमंत्री जी से कि क्या हालात थे, कैसे उनका निधन हुआ, क्या उसकी न्याय जांच होनी चाहिए, क्या कुछ छुपाया गया, क्यों नहीं मिलने दिया गया। भाई लोकसभा के स्पीकर गए, उनसे मुलाकात किए, अधिकांश केंद्रीय मंत्री अस्पताल में आकर उनसे मुलाकात करके गए, कई बड़े नेता सत्ता पक्ष विपक्ष के आके उनसे मुलाकात करके गए। आप भी आते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो आपकी भी मुलाकात होती। आज जो आपको अचानक चुनाव के वक्त ये चिंता जागी, 10 तारीख के बाद मैं भी देखना चाहूँगा कि क्या ये चिंता ऐसे ही बरकरार रहती है। 10 तारीख के बाद मैं चाहता हूँ कि आप न्यायिक जाँच करवाइए जांच, और उसके बाद इतनी ही तत्परता दिखाइए जितनी तत्परता आप आज दिखा रहे हैं सच्चाई जानने के लिए। ये जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, और बीजेपी के कई नेताओं ने भी कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये वोट कटवा पार्टी है। देखिए, कुछ दिन पहले यही लोग पापा को श्रद्धांजलि देते नहीं थक रहे थे, आज उन्हीं की 20 साल पुरानी बनाई हुई पार्टी को वोट कटवा कह रहे हैं। बट बहरहाल जितने ऐसे शब्दों का लोग प्रयोग कर रहे हैं उतना इन्हीं को ही नुकसान हो रहा है। भाजपा की भी जो सीटें कम हो रही हैं वो इसीलिए कम हो रही हैं क्योंकि मेरे कैडर में इस बात की नाराज़गी है कि भैया हम लोग क्यों जाएँ, आप बोल रहे हैं कि जाके वोट दीजिए बीजेपी को, हम लोग क्यों जाएँ वोट देने, भाजपा हम लोग को वोट कटवा बुला रही है। तो ये लोग इस तरीके के बयान जो देकर खुद का ये लोग नुकसान कर रहे हैं। देखिए, मैंने बार इस बात को कहा है, मेरी सोच सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ी हुई है। मैं ज़रूर इतना चाहता हूं कि बिहार में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बने, सिर्फ इसीलिए क्योंकि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में है, और जितना विश्वास मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है उतने ही विश्वास वाला व्यक्ति मैं चाहता हूं कि बिहार में ही आए। बट बहरहाल जो इस बात को कह रहे हैं कि वोट कटवाइए, उनसे मेरी ज़्यादा नाराज़गी इसलिए भी नहीं है क्योंकि आवाज़ उनकी है पर शब्द और सोच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सब जानते हैं क्योंकि खुद बोलते नहीं है, लोगों से बुलवाते हैं। तो इस तरीके की कार्यशैली के वो आदी रहे। बहरहाल उनको जिससे जो बुलवाना है बुलवाएं। वो नैरेटिव बदलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि व्यक्तिगत हमले इतने किए जाएं कि चिराग पासवान बाढ़ की बात ना करे, विकास की बात ना करे, रोज़गार की बात ना करे, पलायन की बात ना करे, शिक्षा स्वास्थ्य की बात ना करे। जितने हमले करने कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं नैरेटिव नहीं बदलने दूंगा। मैं घुमा फिरा कर बात करूंगा तो विकास की करूंगा, पलायन की करूंगा, शिक्षा रोज़गार की करूंगा, स्वास्थ्य और बाढ़ की करूंगा। 2 छोटे छोटे सवाल और हैं कि आपके अनुसार आपका रुझान क्या है? देखिए, इतना ज़रूर है, एक बार स्पष्ट है कि 10 तारीख के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की विदाई एक अनन्य मार्ग से तय है। पुनः वो कभी दोबारा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये बात मुझसे लिखवा के चाहिए आपको तो मैं लिख के भी देने को तैयार हूँ। एक चीज़। दूसरा, 10 तारीख को भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बना रही है। संख्या पूछेंगे मैं नहीं बताऊँगा, बट हाँ इतनी ज़रूर आएगी कि भाजपा और लोजपा मिल के हम लोग सरकार बना लेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रैली कर रहे थे बिहार में, और उन्होंने ये कहा था कि जंगल राज वाले को भारत माता की जय कहने में डर लगता है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे से भटकाने वाली बात नहीं हुई, जिस मुद्दे को लेकर के आप भी लड़ाई लड़ रहे हैं, बाढ़ को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के? अरे उन्होंने पूरे भाषण में 1-2 लाइनें ऐसी उन्होंने ज़रूर कही, मुद्दे से नहीं भटका रहे, वो नीतीश कुमार जी को ही सुना रहे थे। भारत माता की जय कहने में किनको डर लगता है? नीतीश कुमार जी को कभी देखें भारत माता की जय बोलते हुए? मन से प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं बोला, धारा 370 के बारे में बोला, किसको सुना रहे थे? वो नीतीश कुमार जी को सुना रहे थे।
भाई उन्होंने वॉकआउट किया था ना, विरोध में वो धारा 370 के, ट्रिपल तलाक के विरोध में, सीए एनआरसी को लेकर तो उन्होंने विधान सभा में उन्होंने इसके खिलाफ प्रस्ताव तक पारित करवा दिया। तो प्रधानमंत्री जी अपने मंच पर उनको, नीतीश कुमार जी को बैठा के ये सारी बातें जो प्रधानमंत्री जी ने कही, बताएं नीतीश कुमार जी कि क्या वो इनका समर्थन करते हैं, क्या वो इन बातों को मानते हैं। जनता दल यूनाइटेड आज की तारीख में ये लोग एकदम बिछे हुए हैं प्रधानमंत्री जी के लिए। मुख्यमंत्री भाग भाग कर हर रैली में प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो बताएं ना कि जो बातें प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो ज़रूर विपक्ष के बारे में कह रहे हैं, बट उसमें से कई बातें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर भी लागू होती है। राज्य में तकरार, केंद्र में प्यार, ऐसा क्यों? देखिए, ये मुझे लगता है गठबंधन धर्म की परंपरा रही है, और ये अभी से नहीं, हमेशा से। नीतीश कुमार जी की पार्टी खुद कितनी बार, जब गुजरात में मौजूदा प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो नीतीश कुमार जी की पार्टी खुद वहाँ पर गुजरात में जाके चुनाव लड़ती थी। झारखंड में अभी उन्होंने भी चुनाव लड़ा, हम लोगों ने भी लड़ा। मणिपुर में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ा, बट अंतोगत्वा उनको एक विधायक की जरूरत थी, और वो एक विधायक लोक जनशक्ति पार्टी का उन्होंने समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मणिपुर में बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि राज्य में गठबंधन अलग अलग होते हैं परिस्थिति के अनुसार, और केंद्र का गठबंधन अलग होता है। केंद्र में हम लोग मजबूती से गठबंधन में हैं, बिहार में भी मेरी तरफ से तो हम लोग गठबंधन में हैं। मैंने भाजपा के सामने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, 2-3 सीटें, 5 सीटें अगर आप छोड़ दें, उसके अलावा मैंने उनके सामने प्रत्याशी नहीं उतारा। और मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि मेरे जीते हुए विधायक अंतोगत्वा भाजपा का समर्थन करेंगे। सर, ये सवाल है कि अगर आप जीतेंगे तो सबसे पहला काम जो होगा आपके विज़न में, सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला बिहार में निवेश को लेकर आना, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। बिहार में जब तक निवेश नहीं आएगा, जब तक हम लोग एक ऐसा सिस्टम नहीं बनाएंगे, लैंड रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस यहाँ पर हम लोग को देने की ज़रूरत है। बिहार में जब तक राजस्व, मुख्यमंत्री जो खजाना खाली कर बैठे हैं और अपनी झोली भर कर बैठे हैं, लॉकडाउन में यही दुहाई देते थे ना, संसाधनों की कमी है, संसाधनों की कमी है। भाई 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, संसाधन बढ़ाने के लिए आपने किया क्या, बताइए ना। एक कोई कदम बता दीजिए, एक कोई नीति बता दीजिए। नली गली बनाने से क्या बिहार का विकास हो जाएगा? आप बाकी देशों के मापदंड देखिए, आप बाकी के देश तो आप भूल ही जाइए, मैं तो दुनिया की बात ही नहीं कर रहा। आप भारत की आप मापदंड देखिए, बाकी प्रदेशों में विकास के क्या है। आईटी सेक्टर्स, आईटी हब्स, आईटी जॉब्स बनाने की हम लोग बात करते हैं। प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान जय विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान को तो आपने धराशायी करके रखा हुआ है हमारे प्रदेश में। हमारे किसानों की हालत देखिए क्या आपने करके रखी हुई है। यहाँ पर दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज़ देश में आ चुकी हैं, जिसकी वजह से उनकी उत्पादन क्वालिटी, उत्पादन क्षमता बेहतर की जा सकती है, उसकी गुणवत्ता हम लोग बेहतर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री लगे हुए कि किसानों की आय किसी तरीके से 2022 तक हम लोग दुगना कर सकें। आपका तो कृषि प्रधान प्रदेश है, आज आप क्या बोल रहे हैं कि हम लोग हर खेत तक बिजली पहुंचाएंगे। भैया पहुंच गई होनी चाहिए थी। किस दुनिया में आप जी रहे हैं? आप 21वीं सदी में कि आप 10वीं सदी में आप बैठे हुए हैं? अब आप बोल रहे हैं कि खेत तक। 2005 में आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हर खेत में पानी और हर खेत में बिजली पहुंचे। कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा। तो जिस तरीके से ये काम इन्होंने अभी तक किया है, जिस तरीके से प्रदेश को इन्होंने बर्बाद करके रखा हुआ है, हम लोग की प्राथमिकता डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना होगा, बिहार में निवेश लाना होगा, ताकि प्रति व्यक्ति आए। जब तक प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम हमारे प्रदेश की नहीं बढ़ेगी, हर व्यक्ति के हाथ में ज़्यादा कमाने के अवसर नहीं देंगे, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। उस दिशा में पहला कदम होगा। SW न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू।